बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतिहार विधानसभा के उम्मीदवार व कैंडिडेट जनाब मुफक्किर इस्लाम एडवोकेट साहब, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो रुकने असेंबली, वो कायद मुक़न्नना मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बिहार बहादुरगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतरम जनाब इजहार रशफी साहब, इतिहार के मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथी रुफ़क़ा, जनाब माजिद हुसैन साहब, ऑब्जर्वर बंगाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मुफक्किर इस्लाम साहब के हक में, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे बताने भी आया हूँ कि इस बंगाल की सरजमीन पर आपको अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी एक बेबाक सियासी आवाज को बंगाल की सरजमीन में पहुंचाना है। आज आप देखते हैं कि आपके पास अपनी एक आजाद सियासी आवाज नहीं होने के बिना पर आज आप बहुत से मसाइल में तकालीफ में मुब्तला है। यहाँ पर तालीम का मसला है, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, और अगर कोई स्कूल में पढ़ भी लेता है अपनी जाती कोशिशों की बुनियाद पर, तो उन बच्चे और बच्चियों के लिए आला तालीम के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं है, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती, जहां पर गरीब आवाम बसती है वहां पर पीने के पानी का टैप वाटर नहीं मिलता, ड्रेनेज लाइन का इंतजाम नहीं होता है। ये तमाम आपके मसाइल हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बंगाल में हमारे मुस्लिम अक़लियत के तमाम जिम्मेदारों को इस बात का एक मुत्तहिदा तौर पर फैसला लेना है कि आपने 60 साल कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी वाम को, लेफ्ट को वोट दिया, और फिर आप 10 साल से टीएमसी को वोट दे रहे हैं। मैं आपसे ये बताने आया हूं और आपको ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपने क्या हासिल किया, क्या हमको मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या वाम हो या टीएमसी हो। इन तमाम ने ये कहा कि आप हमको वोट दो, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, नौकरी का इंतजाम करेंगे, और आपको बीजेपी और संघ परिवार की ताकतों से बचाएंगे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, 60 साल आपने इन तमाम 3 पार्टीज का साथ दिया। ये हर उस वादे में जो हमसे किया गया था वो झूठा साबित हुआ। ना स्कूल मिला, ना अस्पताल मिला, ना नौकरी मिली, ना संघ परिवार और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को बंगाल में रोक सके।
आज आप जानते हैं कि यहां पर इतिहार के इस इलाके में आप खुद देखते हैं कि उत्तर दिनाजपुर का ये इलाका, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर किस तरीके से टीएमसी ने और इन तमाम दीगर सियासी पार्टियों ने मुस्लिम अक़लियत को पीछे रख दिया। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है। मसावात एक फंडामेंटल राइट है, इंसाफ है, भाईचारगी है। मगर आज आप देखिए कि हर इस पैमाने पर टीएमसी ने किसी का लिहाज नहीं रखा। आज आप जानकर आपको ताज्जुब होगा, जो आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि हम किसी का वोट काटने को आए हैं या हम बी टीम है। मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस और लेफ्ट के जिम्मेदारों से मेरा यह सवाल है, क्या ये बात सच नहीं है कि बंगाल की सरजमीन पर बसने वाले मुस्लिम अक़लियतों के 15% बच्चे जो 6 और 14 साल के हैं वो स्कूल के बाहर हैं। आखिर ये स्कूल के बाहर क्यों है? इसका जिम्मेदार क्यों है? क्या हमारे माँ बाप को ये शौक नहीं है कि उनका बेटा उनकी बेटी स्कूल को जाए? मैं आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। 15% मुस्लिम माइनॉरिटी के 6 और 14 साल की उम्र के बच्चे स्कूल के बाहर हैं और इसमें से 40% ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी, जिनको अपने माँ बाप स्कूल को इसलिए नहीं भेजा सके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या इस बुनियाद पर टीएमसी आपसे वोट मांग रही है कि आपके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए? मैं आपको बताते हुए शर्म महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियत के बच्चे अगर स्कूल में ड्रॉप आउट है या स्कूल के बाहर है तो मगरबी बंगाल की स्टेट में है। किस बुनियाद पर टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाती है? मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, आपके उत्तर दिनाजपुर में स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सबसे कम है। अगर आप देख लेंगे पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में, वहां ज्यादा स्कूल है और यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर में, इतिहार में ना स्कूल है ना हायर एजुकेशन का स्कूल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि टीचर प्यूपल टीचर रेशियो भी जो जरूरी है वो उत्तर दिनाजपुर में या आपके तिहाड़ के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता है। और आपको जानकर ये तकलीफ भी होगी कि 20% हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं है ना कॉलेज में, और टीएमसी इल्जाम लगाती कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है और इलेक्शन में इसलिए लड़ रही कि वोट काटने के लिए। क्या ये बात सच नहीं है कि 80% रूरल वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के घर में कितने पीने के पाए, उनकी आमदनी क्या है? 80% मुस्लिम अक़लियत की जो रूरल बंगाल में रहते हैं उनकी आमदनी सिर्फ 5,000 रुपये है। सिर्फ 5,000 रुपये किस बुनियाद पर आप टीएमसी को, कांग्रेस को बाम कोट दे सकते हैं? करीब 38% ऐसे मुस्लिम अक़लियत के फैमिलीज हैं जो बंगाल में सिर्फ 2,500 रुपये महीने को कमाते हैं। आप बताइए कौन बी टीम है? कौन आपका दोस्त है? कौन आपका दुश्मन है? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद इस बात का फैसला कर लीजिए। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम माइनॉरिटी के पास कितना मनरेगा का कार्ड है?
ये पूरे बंगाल का सबसे गरीब तरीन जिला, सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। अगर आप चले जाएंगे जलपाईगुड़ी में तो 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। बताओ ममता बनर्जी, जलपाईगुड़ी में 80% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड और उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 13% लोगों के पास मनरेगा का कार्ड है। इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी। बताओ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, आखिर ये क्यों नाइंसाफी की जाती है? जहां पर मुस्लिम अकलियत की आबादी है वहां पर आप ये तमाम चीजों को मुहैया नहीं करते हैं। ये आपकी तासुबियत की, ये आपकी तंग नजरी की, ये आपकी नफरत की निशानी है। अरे आखिर ये क्यों किया जाता है? क्यों उत्तर दिनाजपुर के बच्चे यहां पर नौकरी की तलाश में कभी दिल्ली जाते हैं, तो कभी मुंबई जाते हैं, तो कभी हैदराबाद या फिर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जाते हैं? क्या उन घर से अगर कोई बाप चला जाता है तो उस घर में पलने वाली बच्ची को यह हक हासिल नहीं है कि उसका बाप उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके? क्या उस बाप का हक हासिल नहीं है कि अपने बच्चों का बचपन देख सके? क्या उस माँ को, उस बीवी को हक हासिल नहीं है कि वो अपनी जवानी में अपने शौहर के साथ रह सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आपके पास यहाँ पर चाहे टीएमसी हो या मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, उन्होंने ये करके रख दिया। क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर दिनाजपुर में टॉयलेट 58% मुस्लिम हाउस होल्ड में नहीं है, जिसको शौचालय कहते हैं? बड़ा प्रोपेगेंडा मोदी जी करते हैं कि शौचालय बना दिए, शौचालय बना दिए। ये डेटा है गवर्नमेंट का। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उत्तर दिनाजपुर में कितना ड्रेनेज लाइन डाला गया? बताओ टीएमसी के लोग, तुम 10 साल से सरकार में हो, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के मुताबिक। आज टीएमसी हम पर इल्जाम लगाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आकर बी टीम बना हुआ है या किसी से पैसा लिया है। मेरा सवाल एक ही है ममता बनर्जी से, 27% आबादी को आपने कितना गवर्नमेंट में नौकरी दिया? 6%, 6% नौकरी दिया। और कितने मुसलमान बंगाल की जेलों में? आपको मालूम, 37% मुसलमान बंगाल के जेलों में। और ममता बनर्जी हम पर उंगली उठाती है, कांग्रेस और वाम मुझ पर तनकीद और इल्जामात लगाते हैं। 27% आबादी, 37% जेल में, 6% गवर्नमेंट में नौकरी और 80% बंगाल के रूरल इलाकों में बसने वाला मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपये कमाता है। 37% 2,500 रुपये कमाता है। बताओ ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा रोने से नहीं होता, नाइंसाफी का खात्मा जज्बात से नहीं होता है। भारत की जमहूरियत में संविधान हमको ये मौका देता है कि हम इस नाइंसाफी का खात्मा अपने वोट के जरिए से करें। अगर आपके दिलों में ख्वाब है अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करना है, तो मुफक्किर इस्लाम के अपना वोट देकर अपने ख्वाबों को आपको पूरा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे मिले आप बता दो। उसके 90% पैसे मैं आपके भाईपों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा। बताओ कहां मिले? यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। करीब
35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको कि मत जाइए, लेफ्ट वाले वाम वाले नाराज हो रहे। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब साहब जो अभी भी एमपी है, हम दोनों एयरपोर्ट पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर कौन आकर हमको रिसीव किया था मालूम आपको? सुवेंदु आया था। वो आकर मुझे और अब्दुल वहाब साहब को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया और हम जब नंदीग्राम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर कच्चे रास्ते से नंदीग्राम के उस मुकाम पर लेकर गए थे। रास्ते में लेफ्ट फ्रंट वाले बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अब्दुल वहाब साहब गए और वापस जब हम कोलकाता के एयरपोर्ट को आए तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके 5 मिनट की गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू मिस्टर ओवैसी, थैंक यू कहा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुझसे मिली और कहा कि आप और अब्दुल वहाब सिर्फ आकर नंदीग्राम गए, दूसरे मुस्लिम एमपी नहीं आए। ममता बनर्जी, आज आप हमको पैसे लेने की बात कर रहे हैं। बताओ, जब नंदीग्राम को मैं आया था तो तुमने कितने पैसे दिए थे मुझे? बताओ ममता बनर्जी, तुमने कितने पैसे दिए थे? और अफसोस तो इस बात का होता है कि वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है। वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है और क्या क्या अनाप शनाप कहता है। और वही ममता बनर्जी कहती है, क्या कहती है ममता बनर्जी? कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं, ममता बनर्जी, अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान हैं, अगर आपका गोत्रा शांदलिया है तो बंगाल में 22% दलित है। ना मुसलमान ना दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ, ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग ताली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर तो अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है। मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाती है। और ममता बनर्जी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आए, हैदराबाद से आकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। सुनो ममता बनर्जी, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानती हो। हैदराबाद की तारीख ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अहमद सफरानी एक शख्स का नाम था जो हैदराबाद से था, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सबमरीन में एशिया को आए तो एक आदमी उनके साथ था जिसका नाम अहमद सफरानी था। ममता बनर्जी, तुमको तारीख में तुम कमजोर हो। वही अहमद सफरानी ने जय हिंद का नारा लगाया था। अगर आज कोई जय हिंद बोलता है तो हैदराबादी के निकालने इस नारे पर बोलता है। मैं वो हैदराबादी हूं ममता बनर्जी, मेरी रगों में उन मुजाहिदीन आजादी का खून दौड़ता है। मैं उन्हीं को अपना आइडियल और अपना हीरो मानता हूं। मगर ये ममता बनर्जी कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का साथ दे रहा है। ममता बनर्जी, क्या तुम भूल गए जब गुजरात में
इंसानियत की खून की होली खेली जा रही थी, तो तुम्हारी पार्टी ने अप्रैल 30, 2002 को बीजेपी का साथ दिया था लोकसभा में। तुमने इस बुनियाद पर साथ दिया कि तुमको खैरात में मिनिस्टर बना दिया जाए, और बाद में ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार ने उनको मिनिस्टर बना दिया। आज आप हमको बोलते हैं, आज बीजेपी कहती है कि उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा में पूरे बांग्लादेशी घुसे हुए। बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में? मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी ने किया था। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी आएगा, ये ऐसा करेगा। ममता बनर्जी, याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत का मुसलमान हूं। अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं तो मैं भी बराबर का शहरी हूं। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, ना मुझसे कम हो, मगर तुम्हारा ये दिमाग, अगर तुम ये समझ रही हो कि हिंदू ब्राह्मण होने की बुनियाद पर बंगाल का मुसलमान और दलित वरना सिस्टम में नहीं आता, वो हकीर है। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा गुरूर है जो तुम ताकत में आज इख्तिदार पर हो, तुम उसमें डूब कर कह रही हो। इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी गुरूर में रहता है, परवरदिगार उसके गुरूर को खत्म कर देता है, परवरदिगार उसकी ताकत को खत्म करके रख देगा। और आज ममता बनर्जी हर जगह जहां पर जाती है असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेती है। ममता बनर्जी, आप जरूर मेरा नाम लो, मुझे मालूम कि आपको मेरे नाम से बड़ी मोहब्बत है। दिन रात आपको सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी आपके ख्वाब में आता है। कोई बात नहीं, जितना आप नाम लेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहां पर बंगाल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाल चुके हैं। हम यहां पर अपने झंडे को गाड़ चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बंगाल की सरजमीन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। इसमें आप तमाम के दुआओं की हमको जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। ममता बनर्जी, टीएमसी, ये कांग्रेस, ये लेफ्ट, ये तमाम के तमाम ने सिर्फ हमारा वोट हासिल किया और हमको धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं कि मुफक्किर इस्लाम को आप अपने वोटों से कामयाब करिए। अब ममता बनर्जी बोलेंगी कि टीएमसी का जो यहाँ पर साबिका एक्स एमएलए था वो बीजेपी में चला गया। मेरे से पूछ के गया क्या? मेरे को फोन करके गया क्या वो? अब आप बताइए, हर चीज में ये हमको कह देते हैं आपका रनिंग एमएलए बीजेपी में भाग गया, और फिर लोग बोल रहे कि नहीं टीएमसी से एक अच्छा कैंडिडेट आया। अरे भाई, मुफक्किर इस्लाम उससे अच्छा कैंडिडेट है, मुफक्किर इस्लाम उससे काबिल है, वकील है, और वकील बंगाल के असेंबली में जाकर लड़ेगा। और लोग बोलते हैं मजलिस लड़ी तो वोट कट जाएंगे। मेरे भाई, आपको मालूम कि बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी जीत गए, मजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं था, 18 एमपी जीत गए। हम नहीं लड़े। ममता बनर्जी क्यों रोकने में नाकाम हुई? क्यों लेफ्ट और बाम उनको रोकने में नाकाम हुआ? आज मजलिस असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है तो ममता बनर्जी मजलिस से डर और खौफ में आकर पैसे लिए। अरे ममता बनर्जी, जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की साथ थी, कितने पैसे मिले आपको? और ममता बनर्जी का एक मिजाज बन चुका है, मुसलमान दिखा तो पैसे से बिकता है।
ममता बनर्जी, हम अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आप हमको नहीं जानती हैं। ममता बनर्जी कहती है, अपनी तकरीर में कहा कि मैं पूरे माइनॉरिटी से अपील कर रही हूं कि मिलकर वोट दो, मिलकर वोट दो। ममता बनर्जी, आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हिंदू ब्राह्मणों से? बोलो हिंदू ब्राह्मणों को मिलकर वोट दो। आप क्यों कह रही है माइनॉरिटी से? अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं, अगर आपका गोत्र छान लिया है तो बोलो गोत्र की बुनियाद पर वोट दो मुझे। वहां नहीं बोलेंगे, हमको डराने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी, आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपको और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी कहती है कि मैं शेरनी हूं, तो सुनो ममता बनर्जी, असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेल रहा है तो हम तैयार हैं। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफक्किर इस्लाम को अपने वोट देकर इनको कामयाब करिए। और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये राइस मिल ओनर है। आप बताइए, ऐसा आदमी क्या खिदमत करेगा आपकी? ये तो पूरा चावल लेकर के अपने घर में रख लेगा, पूरा गरीब को परेशान कर देगा। और बीजेपी क्या कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है। देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। बीजेपी हर मैदान में नाकाम साबित हो चुकी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस और वाम की वजह से बंगाल में बीजेपी आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको जमात को मजबूत करिए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है, हमने वहां पर 5 एमएलए हमारे जीत कर आए। वो सीमांचल की सरजमीन जो भारत की सबसे पसमानदा सरजमीन है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में 5 एमएलए जीत कर आए। और जब ये 5 जीते तो लोग बोल रहे थे 5 जीते क्या करेंगे? बिहार में तो 280 है ना अख्तर भाई एमएलए, 280 के करीब है, मगर 5 जब जीते तो नीतीश कुमार की नाक में दम करके रख दिए। नीतीश कुमार मजलिस के मेले को देखते ही परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुफक्किर इस्लाम यहां से कामयाब होगा तो जब वो बंगाल की असेंबली में जाएगा
तो इतिहाद की जनता की आवाज बनेगा, गरीब मजलूमों की आवाज बनेगा, दलित, मुसलमान और आदिवासी तमाम गरीबों की आवाज बनकर उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मजदूर हमारा भाई हैदराबाद में, उसका इंतकाल हो गया था, जिसका नाम अमीन शेख था, 24 साल का। उसकी 2 बेटियां थीं। उसके खानदान वालों ने हमसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी लाश को वापिस भिजाना चाहिए। तो हमारे मुख्तदिर बाबा कॉर्पोरेटर हन्नान साहब ने एम्बुलेंस के जरिए सुरजापुर में उसकी डेड बॉडी को हैदराबाद से भिजाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कोई एहसान नहीं किए। महबूब आलम को टीएमसी के लोग डरा रहे, मैं टीएमसी के गुंडों से कहना चाह रहा हूं, तुम अब नहीं डरा सकते हमको। असदुद्दीन ओवैसी अपने काज के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। और सुनो ममता बनर्जी, अपने ना मैं टाइम से पहले जाऊंगा ना टाइम के बाद जाऊंगा। और सुनो टीएमसी के गुंडों जो हमारे पार्टी के मेंबर्स को डरा रहे हैं, तुम अब हमको नहीं डरा सकोगे। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो याद रखो तुमको इसमें बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस दुनिया में एक ही बार जीने के लिए आए हैं, बार बार कोई नहीं मरता। 60 साल से हमको कमजोर करके रख दिए। मेरी आपसे दुआ है, इल्तिजा है कि आप मुफक्किर इस्लाम के हक में अपना वोट देकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद के जरिए से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा इत्तेहाद को आऊंगा, बार बार आता रहूंगा और हम मजलिस को यहाँ पर आपके ताउन से मजबूत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।